हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम टू रिवीजन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन के एजेंट्स के बारे में, जिनको कि पॉलिनेटर भी कहा जाता है। लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया है कि जितने भी एबायोटिक एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के, उनके बारे में, जैसे कि वाटर एंड विंड। वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं उसको भी हमने कवर कर रखा है, और अगर एयर के थ्रू या विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसके लिए भी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है पॉलिन में और स्टिग्मा में, इन सभी चीज़ों को हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी पॉलिनेशन के नाम से। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे बायोटिक एजेंट के बारे में। बायोटिक एजेंट में क्या देखना है हमको कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे एज ए पॉलिनेटर बिहेव करते हैं, मतलब कि कैसे वो एक फ्लावर के एंथर से पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र कराते हैं कहाँ पे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। अगर मान लो ये एक फ्लावर है जिसमें कि ये है उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम गायनोशियम बोलते हैं, और ये है उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल वाले को क्या बोला जाता है, एंड्रोशियम। तो एक फ्लावर से एंथर को ले जाना है और यहाँ पे एक दूसरा फ्लावर है, यहाँ पे उसको लैंड कराना है हमको। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि ये पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक फ्लावर है, यहाँ पे दूसरा फ्लावर है। अब देखते हैं कि पॉलिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं। पॉलिनेशन में यहाँ से पॉलिन ग्रेन निकलेगा, इसके पास अगर ये सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो यहीं पे गिर जाएगा, यहीं पे लैंड कर जाएगा। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन है तो हमें किसी पॉलिनेटर की या एजेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्लावर अगर मान लो क्लोज्ड फ्लावर है, क्लिस्टोगैमस है, तब ये फ्लावर बिना ओपन हुए ही पॉलिनेशन अपना करा लेगा खुद के थ्रू ही। इसका एंथर का पॉलिन ग्रेन अपने आप ही स्टिग्मा पे चला जाएगा और यहाँ से पूरी की पूरी प्रोसेस हो जाएगी रिप्रोडक्शन की कंप्लीट। बट अगर क्रॉस ये ओपन फ्लावर है तभी भी चांसेस हैं कि ये यहाँ से विदाउट एनी पॉलिनेटर आ सकता है। बट जनरली ओपन फ्लावर में या कैस्मोगैमस फ्लावर में हमको किसी ना किसी एजेंट की ज़रूरत होती है इस पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा तक ले आने में। अब आप सोचो कि यहाँ पे एक फ्लावर है और यहाँ पे दूसरा फ्लावर है, इसके पॉलिन ग्रेन को हमको लाना है यहाँ तक। यहाँ तक लाने में कितने हमको बायोटिक एजेंट या कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इसका हेल्प करेंगे। या फिर अगर मान लेते हैं कि ये फ्लावर है, यहाँ के एंथर को यहाँ लाने में, ये एंथर का पॉलिन ग्रेन है, उसको इस स्टिग्मा तक लाने में कितने बायोटिक एजेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन्हीं का स्टडी हमको यहाँ पे करना है। तो चलो देखते हैं, आप खुद से सोचो। ये या तो कुछ एनिमल्स के थ्रू ही होगा, तभी वो बायोटिक एजेंट का मतलब लिविंग है, लिविंग में हमको एनिमल ही दिखाई देते हैं। अब देखो प्लांट्स में तो हम पढ़ ही रहे हैं, लिविंग में जनरली हम प्लांट्स एंड एनिमल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही देखते हैं। एनिमल्स में क्या क्या हो सकते हैं, मान लो कुछ इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है ना। इंसेक्ट के थ्रू कोई इंसेक्ट आया, यहाँ बैठा, यहाँ से पॉलिन ग्रेन उठाया, फिर इस फ्लावर पे आएगा, यहाँ पे आके बैठ गया, यहाँ के पॉलिन को यहाँ ट्रांसफ़र करा देगा। इंसेक्ट के बाद और किसके थ्रू ये हो सकता है, और ये स्नेल के थ्रू भी हो सकता है। जितने टाइप के यहाँ पे आप ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हो उतना अलग अलग नाम हो जाता है उस पॉलिनेटर के द्वारा हुए पॉलिनेशन का। जैसे मान लो, जैसे हमने देखा था ना, वाटर के थ्रू हो रहा है तो हाइड्रोफिली बोल दिया, विंड के थ्रू हुआ था तो एनिमोफिली बोल दिया था। सेम कंडीशन में जितना यहाँ पे आप जीव या ऑर्गेनिज्म यूज करोगे उन सब का अलग अलग नाम होता है उनके थ्रू होने वाले पॉलिनेशन का। तो इंसेक्ट के थ्रू देखा आपने, स्नेल के थ्रू देखा, बैट्स के थ्रू हो सकता है चमगादड़, वो भी यहाँ पे बैठ के यहाँ के एंथर का पॉलिन ग्रेन ले जाके किसी और स्टिग्मा पे डाल सकते हैं। इसके अलावा बर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं कि जो कि पॉलिनेटर की तरह काम करती हैं, एक एजेंट की तरह काम करती हैं। अब देखो अगर ये एनिमल के थ्रू हो रहा है तो इसका अलग नाम होगा ना, तो इसको आप बोलते हो जूफिली। अगर एनिमल कोई करा रहा है पॉलिनेशन तो उसको हम बोलेंगे जूफिली। अगर यही पॉलिनेशन हो रहा है इंसेक्ट के थ्रू तो इसका नाम अलग हो जाएगा, स्नेल का नाम अलग, बैट्स का नाम अलग, बर्ड्स का नाम अलग। तो चलो देखते हैं बायोटिक पॉलिनेटर के अलग अलग नाम उनके ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग। तो चलिए, अगर मान लो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, इंसेक्ट एज अ पॉलिनेटर बिहेव कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एंटेमोफिली। क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली।
अगर यही मान लीजिए कि हो रहा है बर्ड के थ्रू, कोई चिड़िया है जो कि पॉलिनेशन कराने का काम कर रही है, तो इफ़ बर्ड्स विल एक्ट एज अ पॉलिनेटर, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? उस कंडीशन को कहा जाता है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, ये नाम याद करना है आपको कैसे भी करके। बर्ड के लिए ऑर्निथो टर्म का यूज़ किया जाता है, इंसेक्ट के लिए एंटोमोलॉजी होता है, इंसेक्ट का स्टडी करना, और अगर इंसेक्ट एज ए पॉलिनेटर काम कर रहे हैं तो एंटोमोफिली। और हमने क्या देखा था? और हमने देखा था कि बैट्स के थ्रू भी हो सकता है। बैट्स के थ्रू अगर हो रहा है तो उसको कहा जाता है चिरोटेरोफिली। तो यहाँ पे लिख दूँ, इफ़ बैट्स एक्ट एज अ पॉलिनेटर, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? उस कंडीशन को बोला जाता है चिरोपटेरोफिली। ठीक है, चिरोप्टेरोफिली, ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा पूछा जाता है, चिरोप्टेरोफिली के बारे में पूछा जाता है। ठीक, अगला देखो, स्नेल के थ्रू अगर हो रहा है, स्नेल काम कर रहा है किसके जैसा? एक पॉलिनेटर के जैसा। स्नेल एज ए पॉलिनेटर काम करेगा तो उस कंडीशन का भी एक नाम होगा, उसको बोला जाता है मैलेकोफिली। मैलेकोफिली, ये दोनों टर्म तो जरूर याद करिएगा, एमसीक्यूज में हमेशा बनते हैं कि अगर बैट्स के थ्रू हो रहा है तो क्या नाम होगा, अगर घोंघे के थ्रू या स्नेल के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या नाम होगा? मैलेकोफिली। इसी के अलावा अगर केवल एक ब्रॉड टर्म एनिमल लिख दे कि एनिमल एज अ पॉलिनेटर बिहेव कर रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं या उस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? तो उसको कहा जाता है जूफिली। ठीक, तो हमने देखा कि इतने टाइप्स के पॉलिनेटर या फिर एजेंट ऑफ पॉलिनेटर हो सकते हैं। अगर इंसेक्ट है तो क्या नाम होगा? बर्ड है तो बैट है तो स्नेल, एनिमल। अब हमने अब पूरे के पूरे एजेंट्स को देख लिया है। कुछ हमने देखा है कौन से? एबायोटिक, कुछ देखा है बायोटिक। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट दोनों में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कौन कराता है, तो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन खुद से सोचो। एबायोटिक में तो सिर्फ दो ही देखा था ना, क्या क्या देखा था आपने? विंड एंड वाटर देखा था। और हम देख रहे हैं कि बायोटिक में तो पूरा लाइन ही लग गया है, एनिमल हो गया, एनिमल के साथ साथ इंसेक्ट है, इंसेक्ट में आपने इसके अलावा आपने स्नेल देखा है, स्नेल के अलावा आपने बर्ड्स को भी देखा है, फिर बैट्स को भी देखा है। तो इतने सारे कैटेगरी हमको दिख ही गए हैं। तो अगर कोई भी पूछता है कि एज अ पॉलिनेटर सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कौन कराता है, सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कौन कराएगा, तो कौन ज़्यादा है? बायोटिक एजेंट ज़्यादा हैं, तो चांसेस ज़्यादा उन्हीं के हैं ना, तो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कराने का काम बायोटिक एजेंट करते हैं। ठीक, अब अगर कोई पूछ ले कि इन बायोटिक एजेंट में भी सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कौन कराता है, तो वो होता है इंसेक्ट के थ्रू। सबसे ज़्यादा इंसेक्ट कराते हैं बाकी सभी के द्वारा। अब इस इंसेक्ट में भी अगर पूछ ले कि इंसेक्ट कई तरीके के हैं ना, इंसेक्ट में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, तो वो याद कर लीजिएगा, वो है हनी बी के थ्रू। मधुमक्खी देखा है ना, तो हनी बी के थ्रू क्या होता है? सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन होता है। ठीक, अब देखिए हनी बी के अलावा दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे अपनी सबसे सुंदर सुंदर जो होती हैं बटरफ्लाईज आती हैं। तो हमने देख लिया कि बायोटिक एजेंट्स के द्वारा सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन होता है, परागण सबसे ज़्यादा बायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट में भी सबसे ज़्यादा इंसेक्ट, इंसेक्ट में भी सबसे ज़्यादा कौन? हनी बी। और हनी बी के बाद दूसरा नंबर किसका होता है पॉलिनेटर के रूप में, तो वो होता है बटरफ्लाई का। अब इसके साथ साथ ही हम बायोटिक में भी देख लेते हैं कि अगर बायोटिक में दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिनेशन में एज अ पॉलिनेटर, तो विंड और वाटर में सबसे ज़्यादा कौन पॉलिनेशन कराएगा, तो ये भी याद कर लो कि विंड ज़्यादा पॉलिनेशन कराता है इन कंपेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर सिर्फ 30 ही ऐसे जेनरा हैं जिनमें कि वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। वो लिमिटेड नंबर के जेनरा हो गए ना। अगर आपको बता दिया जाए कि पानी में सिर्फ 30 ही प्रकार के ऐसे प्लांट हैं जिनमें पानी के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो बाकी जितने बच गए, और अगर वहाँ पे एबायोटिक एजेंट काम कर रहा है तो वो विंड के थ्रू होगा। तो आप यहाँ पे याद रखना कि एबायोटिक में सबसे ज़्यादा विंड, देन वाटर, बायोटिक में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट, इंसेक्ट में भी कौन? हनी बी। और ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन कराएगा? बायोटिक कराएगा। अब देखो इसी के साथ हमें समझना होगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है अगर मान लो कि पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट के थ्रू हो रहा है। तो जैसे हमने सभी में देखा था ना कि हाइड्रोफिली में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे ही आप देख लो कि क्या कंडीशंस हैं जो फेवर कराते हैं बायोटिक पॉलिनेटर को। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं रिक्वायरमेंट फॉर व्हाट, तो
किसके लिए? बायोटिक पॉलिनेटर। क्या क्या चाहिए होगा बायोटिक पॉलिनेटर को, तभी वो पॉलिनेशन कराएंगे। तो सबसे पहले तो जो फ्लावर है उसी के बारे में समझ जाते हैं कि ये जो फ्लावर है ना, उसको कुछ चेंजेस लाने होंगे, तभी वो इतने लोगों को अट्रैक्ट करा पाएगा जो इतने प्रकार के एनिमल्स हैं। तो पहले तो वो लार्ज साइज में होना चाहिए, बड़ा फ्लावर हो कि दिखाई दे। तो लार्ज साइज ऑफ फ्लावर होगा, बड़े रहेंगे तभी तो इंसेक्ट उनको देखेंगे। दूसरा क्या है, साइज़ के साथ साथ इनको सुंदर भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कलरफुल रहेंगे तभी ये किसी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अट्रैक्ट किसको करना है? इंसेक्ट को करना है। दैट इज़ वाई हम फ्लावर में कोरोला को कलरफुल देखते हैं, यही कंडीशन है। क्यों कोरोला कलरफुल होता है? क्योंकि उसको इंसेक्ट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करना होता है, जिससे कि वो पॉलिनेशन करा पाए। इसके अलावा फ्लावर को और क्या क्या रखना होगा? फ्लावर के पास नेक्टर होना चाहिए। नेक्टर के लालच में ही तो इंसेक्ट आएंगे फ्लावर के पास, भले ही वो बहुत सुंदर है, मगर कोई क्वालिटी या गुण नहीं रहेगा इसके पास तो लोग क्यों आएंगे इसके पास? तो ये जो फ्लावर है कलर के साथ साथ अपने पास नेक्टर भी रखता है। नेक्टर को ही सक करने के लिए जो इंसेक्ट हैं वो फ्लावर पे आते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लावर के पास क्या होना चाहिए? तो फ्लावर के पास अच्छी खुशबू भी होनी चाहिए, फ्रेग्रेंस होना चाहिए। फ्रेग्रेंस रहेगा फ्लावर के पास, तभी अगर इंसेक्ट उड़ता हुआ जा रहा है, उसको अच्छी खुशबू आई कहीं से, तो वो उसकी तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट फील करेगा और वहाँ जाएगा। फिर मान लो खुशबू आई, खुशबू से इंसेक्ट अट्रैक्ट फील करके उधर मुड़ा, मुड़ते ही उसने देखा कि अच्छा लार्ज साइज ऑफ कलरफुल फ्लावर है वहाँ पे, ब्राइटली कलर्ड, जो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही वो वहाँ पे गया, उसको खाने के लिए नेक्टर भी मिल गया। तो ये सारे के सारे कंडीशंस फ्लावर रखता है, जिससे कि वो इंसेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। अब देखो फ्लावर ने तो इतना मॉडिफिकेशन कर लिया है, इसके अलावा और क्या चाहिए फ्लावर में? तो इंसेक्ट को बैठने के लिए, जिस पे इंसेक्ट बैठे वहाँ पे एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म भी फ्लावर प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ लिख दूँ मैं कि फ्लावर क्या रहेगा? लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी उसको देगा। किसको? इंसेक्ट को। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म, अदरवाइज कहाँ पे इंसेक्ट बैठेगा, तो ये भी फ्लावर अपने पास ही कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशंस करके रखता है। इसके अलावा देखो जो पॉलन ग्रेन्स हैं फ्लावर के एंथर में, वो पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? लाइट वेटेड होने चाहिए, तभी इंसेक्ट के साथ वो कैरी होंगे। पॉलन ग्रेन्स कैसे बेटा? लाइट वेटेड, हल्के होंगे। जब ये लाइट वेटेड होंगे तभी इंसेक्ट के जब उसके ऊपर बैठेगा तो ये वहाँ से इंसेक्ट के बॉडी में ही चिपक जाएंगे और उड़ते हुए कहीं और जाएगा इंसेक्ट तो उसके साथ वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक। इसके अलावा और क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स है ना, उनका नंबर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होने चाहिए। जब बहुत ज़्यादा नंबर रहेगा तभी तो चांसेस हैं कि इंसेक्ट के बॉडी में वो चिपके चिपके कहीं और जाके लैंड करके स्टिग्मा पे पहुंच सकते हैं। तो इतने सारे मॉडिफिकेशंस एक फ्लावर करता है अपने पास, जिससे कि वो इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को अट्रैक्ट कर सके और वहाँ पे अपना पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करा सके। तो ये पूरा का पूरा हमने देख लिया बायोटिक पॉलिनेशन, जो बायोटिक एजेंट है पॉलिनेशन के उसके बारे में। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को नेक्स्ट वीडियो में, और हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को भी स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।